नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात दौरे से लौटते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान धन सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री से चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं की को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री को आगामी चारधाम यात्रा पर आने का न्योता दिया, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शर्त स्वीकार कर लिया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से चार धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को यात्रा को लेकर राज्य सरकार की ओर से की जा रही तैयारियों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में आधुनिक चिकित्सा इकाई स्थापित कर दी गई है, जिसका शुभारंभ इसी यात्रा सीजन में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के साथ ही चिकित्सकों को फुल की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वसंत उत्सव 2026 को लेकर देहरादून के लोक भवन में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव की तैयारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यह उत्सव उत्तराखंड की पुष्प कृषि, स्थानीय उत्पादों और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है और पिछले वर्षों की तरह जनता के लिए खुला रहेगा। राज्यपाल ने इसे उत्तराखंड की जीवंतता का प्रतीक भी बताया है। आपको बता दें कि 27 फरवरी से 1 मार्च तक वसंतोत्सव लोक भवन में आयोजित होगा। अप्रोच को आग्रह है कि इस महोत्सव का व्यापक प्रचार प्रसार करें, क्योंकि अभी हमने सीखा है, एआई से भी सीखा है कि ये एक ऐसा ताकत है, पावर है, जिससे हम अपने आप को पूरे विश्व से, पूरे मानवता से बांध सकते हैं। आपकी जो पॉजिटिव अप्रोच है, मैंने देखा है कि उत्तराखंड का जो मीडिया है, उनके अंदर में एक अलग आत्मीयता है, एंड आई विल अपील टू दैट सोलफुल एक्सप्रेशन कि आप अधिक से अधिक लोग के पास में इस आयोजन का से जुड़े। प्रदेश की हमारी सबसे बड़ी जो प्रभु की आशीर्वाद है, प्राकृतिक नेचर्स गिफ्ट, सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि में एक बहुत बड़ा योगदान इस आयोजन से होगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा विश्वास है। ये जो आयोजन है, ये पुष्प पर्यटन को बढ़ावा तो देता है, इसके अलावा ये स्थानीय पर्यटन, टूरिज्म को, और टूरिज्म में जो OUR है, हम सबको बांधता है, होटल बिजनेस को और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में भी एक नए अवसर को विकसित करता है। ये जो लोक भवन के प्रांगण के अंदर में जो वसंत उत्सव हम देख रहे हैं कि कई वर्षों से देहरादून की सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहचान का एक अभिन्न अंग बन गया है। एवरीबॉडी लुक्स फॉरवर्ड टू इट कि कब होगा, कब हम प्रकृति के उस संदेश को महसूस करेंगे। सच कहूं तो ये केवल उत्सव नहीं है, ये बल्कि ये प्राकृतिक, परंपरा और प्रगति के संगम का एक जीवंत प्रतीक है, द लिविंग एग्जाम्पल। आमजन और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए ये एक विशेष आकर्षण है, और ये सचमुच उसी विशेष आकर्षण का एक केंद्र बन जाता है। हर वर्ष लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। पिछले साल जो हुआ था, उसकी यादें अभी दिमाग से गई नहीं है। किस प्रकार हरेक जो यहाँ पे आया, उन्होंने अपनी सेल्फी, फोटोग्राफ, और जिस प्रकार से उन्होंने फीडबैक दिया, अपने आप से बहुत एक इंस्पिरेशन था, एक मोटिवेशन था। 27, 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 में आयोजित किया जा रहा है। 27 फरवरी को प्रातः 11 बजे उद्घाटन के उपरांत दोपहर 1 बजे से शाम के 6 बजे तक, और 28 और फरवरी और 1 मार्च को प्रातः 9 बजे से शाम के 6 बजे तक प्रदर्शनी और अन्य गतिविधियां दर्शकों के लिए निःशुल्क
खुली रहेंगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने बजट सत्र को लेकर हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की है और कहा कि इस बार का बजट खास होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट के लिए सभी वर्गों से सुझाव भी लिए गए हैं, सभी के लिए अच्छा बजट ये होगा। शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट क्योंकि उत्तराखंड का होगा, किस तरह से आप मानते हैं कि इस बार का बजट जो है वो भी खास रहेगा, क्योंकि केंद्र की ओर से भी तमाम योजनाएं उत्तराखंड के लिए दी गई। अब उत्तराखंड का लिहाज से जो बजट है वो कितना खास होने जा रहा है? देखिए, हम जब बजट पेश करते हैं तो हम बजट पेश नहीं करते हैं, हम बजट पेश करने से पहले जनता की अदालत में जाते हैं, जनता से सहभागिता करते हैं, जनता के अनुरूप उस बजट में व्यवस्था बनाते हैं और उसके बाद हम उसको जो है जनता के लिए फॉलो करते हैं। तो अभी सर किस तरह की चर्चाएं हैं, या फिर जनता की डिमांड्स भी होंगी कि पहाड़ों में रोजगार हो और भी चीज़ें हों, उस पर किस तरह से फोकस किया जा रहा है, किस तरह सुझाव भी लिए गए? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार वाला कार्यक्रम चलाया। मेरे यहाँ भी 11 न्याय पंचायतों में हुआ, 2 नगर पंचायतों में हुआ, 2 नगर पंचायत और 11 न्याय पंचायत में ये कार्यक्रम हुई। मैं भी कई कार्यक्रमों में मैंने शारिक हुए। कल ही हम नगर पंचायत चमेला वाले कार्यक्रम में थे। वहाँ पे जो विषय आए, हमने जनता से वो विषय भी रखे कि आप चाहते क्या हैं। जनता ने जो हमें सुझाव दिए हमने नोट किए हैं और उन्हीं चीज़ों को हम बजट में मेंशन करेंगे ताकि उन्हीं के अनुरूप हम बजट को पेश कर सकें। जनता की भावनाओं के अनुरूप ही उत्तराखंड का विकास संभव है। इसलिए हम जनता की अदालत में जाते हैं, जनता से वार्ता करते हैं, जनता के अनुकूल पूछने के बाद ही हम जनता के अनुकूल उस बजट को पेश करते हैं। तो हमने इसमें सारी व्यवस्थाएं, चाहे कृषक का हो विषय हो, चाहे वो किसान का विषय हो, चाहे वो अपने बुजुर्गों का विषय हो, चाहे वो बेरोजगार से संबंधित विषय हों, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे वो शिक्षा से हो, तो ये सारी चीज़ें लेकर के हम बजट में ये व्यवस्था करते हैं और हम फिर बजट को पेश करते हैं। सर, चारधाम यात्रा भी जल्दी शुरू हो जाएगी, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां आप मान रहे हैं? पिछले समय में देखा गया काफ़ी आपदा जैसे हालात बने, उसके बाद भी चरम पर थी चारधाम यात्रा, और इस बार की क्या कुछ व्यवस्थाएं आपकी सरकार कर रही है? देखिए, इस पे प्रत्येक जनपदों में डीएम को मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए होंगे। प्रत्येक जगह बैठकें शुरू हो चुकी हैं। इससे व्यवस्था बनाने में हमारे अधिकारी और कर्मचारी लग चुके हैं। हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड की पहचान ही 4 धामों से, 4 धाम में जितने लोग आएंगे उससे हमारा भी महत्व बढ़ता है, हमारा स्तर ऊँचा उठता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन व्यवस्थाओं में कोई कमी ना रहे। इसके लिए हम सब लोग सतत प्रयास करते हैं। सरकार इसके लिए जो है पूरे आत्मविश्वास के साथ उन पर्यटकों की प्रतीक्षा करती है और उनकी व्यवस्था बनाने में काम करती है। जंगली जानवरों का एक बड़ा विषय रहा है उत्तराखंड में, तो क्या लग रहा है कि इस बार आप भी सदन में इस तरह के मुद्दे उठा सकते हैं कि भाई जंगली जानवरों से कैसे जनता को निजात मिले? ये विषय आपने बहुत अच्छा लाया है। मैं भी बहुत परेशान रहा, यहाँ तक कि मेरे गांव में भी ये हादसे हुए और पूरी विधानसभा में प्रत्येक गांव में हुए। अब ये हमारी भी समझ में नहीं आ रही है कि आज हम अब 55 साल की हमारी एज है, लेकिन आज से पहले हम उन भालू को और जो अपने बाघ जिन्हें हम कहते हैं चीता टाइप के, वो आते तो थे लेकिन इतना ज़्यादा दहशत का माहौल नहीं बनाते थे। इस बार कुछ ज़्यादा हुआ। अब पता नहीं हम क्या कहें, या कुछ प्रदूषण या कुछ, मुझे लगता है कि कुछ वातावरण, ये पता नहीं कौन सा ऐसा हो रहा है जिससे हमें कष्ट हुआ है। हालांकि वन विभाग ने, हमारी सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ हर जगह हम खड़े हुए हैं, हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं। अभी मैं तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक बाघ को मेरे यहाँ पदोखाई ग्राम पंचायत पड़ती है, वहाँ पे हमने पिंजरा लगवाया, फॉरेस्ट की सारी टीम वहाँ पे लगी रही। हमने फिर उस बाघ को पिंजरे में कैद करके जो है उसको रेस्क्यू करने के बाद हमने उसको भेजा है। तो ये विषय तो बहुत इस समय हमें बड़े कष्ट, सभी पूरे मुझे लगता है लगभग पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में तो विशेष तौर पर रहा, लेकिन इसमें सरकार की कोई कमी नहीं रही। सरकार से हम निरंतर वार्ता करते रहे, अधिकारी कर्मचारियों से हमारा लगातार संवाद रहा, कर्मचारी भी मुस्तैदी से काम करते रहे, हम लोग भी जनता के साथ रहे। सर, क्राइम जिस तरह से उत्तराखंड के क्षेत्रों में कई जगह में बढ़ा, और ऐसे में विपक्ष आपको सबसे ज़्यादा इसी मुद्दे पर घेरता है कि क्राइम उत्तराखंड में बढ़ गया है, इसको किस तरह से कंट्रोल करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत कुछ किया है और जो जरूरत पड़ेगी उसको भी करेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।
बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित होने जा रहा है, लेकिन इसी समय अवधि को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सत्र की अवधि इतनी होनी चाहिए कि प्रदेश के 70 विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे प्रभावी ढंग से उठा सकें और सरकार से उनका समाधान प्राप्त कर सकें। उनका कहना है कि आदर्श रूप से सत्र कम से कम 1 महीने का होना चाहिए और अगर ऐसा संभव ना हो तो कम से कम 2 सोमवार आवश्यक शामिल किए जाएं, क्योंकि सोमवार को ही मुख्यमंत्री को प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। गोदियाल ने आरोप लगाया है कि पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रश्नों के जवाब देने से बचने की परंपरा बना ली है। इस बार भी सत्र की शुरुआत सोमवार से केवल राज्यपाल के अभिभाषण के कारण की गई है, जिससे प्रश्नकाल प्रभावित होगा। उत्तराखंड प्रदेश के 70 विधायक सत्र से संतुष्ट हो सकें और अपने क्षेत्र में उठने वाली बातों का निराकरण सरकार से पाकर अपने अपने क्षेत्रों में जा सकें, इसके लिए आवश्यक है कि सत्र की अवधि कम से कम 1 महीना होनी चाहिए। और अगर 1 महीना न हो तो कम से कम दो सोमवार तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमेशा सोमवार के दिन को इस तरह अलग कर देते हैं कि उन्हें प्रश्नों का जवाब न देना पड़े। तो कम से कम 2 सोमवार तो निश्चित रूप में उसकी मतलब ऐसा सत्र आहूत किया जाए कि जो 2 सोमवार को मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़े। आज 5 साल हो गए हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जी के विभागों का दिन विधानसभा में 1 दिन भी नहीं आया, 1 दिन भी नहीं आया। हर बार सोमवार को टाल दिया जाता है। इस बार भी सोमवार से सत्र इसलिए शुरू किया गया कि सोमवार को महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है। तो महामहिम के अभिभाषण के उपरांत कोई चर्चा नहीं होती उस दिन, तो बस गया दिन। रुड़की स्थित मुंडलाना गांव में बकाया बिल वसूली के लिए नलकूप का ट्रांसफार्मर उतारने पहुंची ऊर्जा निगम की टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया। मौके पर कहासुनी बढ़ी और धक्का-मुक्की का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वायरल वीडियो में एक व्यक्ति हाथापाई करता दिखाई दे रहा है। हालांकि विभाग की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जेई का कहना है कि केवल कहासुनी हुई, मारपीट की बात से इनकार किया गया। साथ ही विभागीय अधिकारी वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटे हुए हैं। डर रहे बाबू, हम तो डर रहे हैं। डर रहे बाबू, हम तो डर रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रवेश राय से। प्रवेश, जिस तरीके से ऊर्जा निगम की टीम के साथ ही धक्का मुक्की का वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन टीम बोल रही है कि सिर्फ कहासुनी हुई है, कितनी सच्चाई इस वीडियो में है और क्या कुछ ये पूरा मामला? प्रवेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धक्का मुक्की साफ तौर पर दिखाई दे रही। प्रवेश, ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ इसमें जानकारी आगे मिल पाई है? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि रुड़की के मुंडलाना क्षेत्र से ये मामला सामने आया। बिजली का बिल जमा होने के कारण जिस तरीके से टीम वहां से ट्रांसफार्मर हटाने के लिए पहुंची, तो ग्रामीणों ने लगातार उनका विरोध करते हुए उनसे गाली गलौज और धक्का मुक्की की। देखने को ये मिला, लेकिन पता जिस तरीके से वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि ग्रामीणों ने लगातार गालियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी वहाँ पर ट्रांसफार्मर पाने के लिए पहुंचे थे उसकी तरफ से भी टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से आप लोगों ने बिल जमा नहीं किया हुआ है, इसी की तरफ से ट्रांसफार्मर हटाने के लिए अधिकारियों ने कहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इस पर किस तरीके का ये जो रूपरेखा तैयार होती है, इन लोगों की ओर से कुछ कार्यवाही की जाएगी, पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई जाएगी। लेकिन अभी तक जो प्रथम दृष्टया नजर में आए वीडियो सोशल मीडिया पर साफ तौर से वायरल है, और अब देखना होगा कि जो कर्मचारी या अधिकारी हैं वो लोग पुलिस के यहाँ एफआईआर लिखाते हैं, किस तरीके से आगे की। जी बिल्कुल प्रवेश, देखना होगा क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। ऐसे में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन कर्मचारी बोल रहे हैं, जो टीम के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि मारपीट नहीं हुई है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी प्रिया, इस साफ तौर से कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से गाली गलौज देते हुए वहाँ के ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि इसमें धक्का मुक्की हुई है, लेकिन वीडियो में साफ तौर से दिखाई नहीं दिया है। वीडियो में सिर्फ गाली गलौज की आवाज आ रही है, जिस वजह से ये भी लग रहा है कि जिस कर्मचारी ने ये वीडियो बनाई है, कहीं ना कहीं वो डरते हुए छुप कर वो वीडियो बनाई है। लेकिन
और जिस तरीके से अगर ये लोग पुलिस के पास पहुंचे तो कहीं ना कहीं पुलिस इसमें FIR लिखकर और प्रथम दृष्टया की जो भी जांच होगी वो जांच करके पूरी प्रक्रिया सामने जी आएगी। बिल्कुल प्रवेश, देखना होगा क्या एक्शन लिया जाता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जसपुर में एक युवक का बाबा भीमराव अंबेडकर पर अपशब्द और अभद्र टिप्पणी करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे दलित समाज के लोगों में आक्रोश है। उन्होंने धर्मपुर चौकी पहुंचकर हंगामा करते हुए चौकी का घेराव किया और पुलिस से युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साथ ही युवक से माफी मंगवाते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिससे आक्रोश लोगों का गुस्सा कम हुआ। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विषय में कुछ किसी व्यक्ति ने बहुत अपशब्द का यूज किया है, जो कि संविधान के भी खिलाफ है और हमारे समाज के और भारत देश के भी खिलाफ है। क्योंकि बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माता हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरह की गाली गलौज करना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन उसने जिस व्यक्ति ने गलती की है, उस गलती के सजा कानून उसको देगा। और जो भी पुलिस ने आश्वासन हमें दिया है, कोतवाल साहब आए हुए हैं, कि जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ होगी वो हम करेंगे। तो हम सभी जो हमारे नौजवान साथी युवा यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना। हमारे पास अभी एक तहरीर प्राप्त हो गई, जिसमें विमल जी द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि एक लड़का जो बाबा साहेब के बारे में अभद्र टिप्पणी किया है, तो इस संबंध में पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर एक व्यक्ति ने अपशब्द कहे थे, जिसको लेकर लगातार हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने युवक से माफी मंगवाते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसके बाद लोगों का जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत हुआ। हंगामा करते हुए लोग चौकी पर पहुंचे थे, जिसके बाद लोगों को आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की और जिस व्यक्ति ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, अपशब्द बोले थे, ऐसा सामने आया है कि उसने वीडियो पोस्ट कर माफी भी मांगी है, जिससे लोगों का जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत हुआ। ये पूरा मामला भीमराव अंबेडकर को लेकर उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी एक व्यक्ति ने की थी और पोस्ट सोशल मीडिया पर किया था, जिससे लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। उत्तराखंड के जंगलों में एक ऐसा महाबली छिपा है, जिसकी एक झलक पाने के लिए दुनिया बेताब है। जिम कॉर्बेट के ठीक बगल में तराई से इस शांत इलाके में एशिया का सबसे विशालकाय टाइगर अपनी सल्तनत चलाता है। लेकिन आज इस जंगल में कुछ ऐसा है जिसने पर्यटकों और स्थानीय लोगों की किस्मत बदल दी है। आखिर क्या है वो नया दरवाजा जो आज खुला है, देखिए रिपोर्ट। नैनीताल में रामनगर में तराई पश्चिमी डिवीजन का ये फॉन्टो इको टूरिज्म जोन आज दुनिया भर में अपनी धाक जमा रहा है। लेकिन इस सफलता के पीछे एक नाम सबसे बड़ा है, DFO प्रकाश चंद्र आर्य की मेहनत और जुनून का ही नतीजा है कि आज यह इलाका सैलानियों की पहली पसंद बन चुका है। उन्होंने जंगल की रग रग को समझा, पेड़ों के ऊपर शानदार ट्री हाउस बनवाए और जंगल के बीचों बीच टी हाउस जैसी रूमानी इंतजाम किए, जहां विभाग की तरफ से बनाए गए विशेष तालाबों में जब टाइगर पानी पीने आता है या हाथियों का झुंड मस्ती करता है तो वो नजारा किसी हसीन सपने जैसा लगता है। आपने जैसा कहा कि फाटो वास्तव में बहुत तेजी से उभरता हुआ हमारा एक जोन है और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का जो सबपुर क्षेत्र की जनता के लिए एक नया प्रयास था कि ये जसपुर क्षेत्र के लिए भी एक नया गेट खोला जाए। तो वो उसी गेट पे खोलते हुए आज हम लोग 5 गाड़ियों से शुरुआत कर रहे हैं। 5 व्हीकल यहाँ से सफारी के लिए जाएंगे और 5 सुबह और 5 शाम जाएंगे। तो इससे इस क्षेत्र को काफ़ी रोजगार के साधन और सारी चीज़ें यहाँ के लोगों के लिए होंगी। DFO के प्रयासों और जनता की मांग पर पतरामपुर रेंज से नए सफारी गेट का उद्घाटन हो गया है। सांसद अजय भट्ट और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जैसे ही रिबन काटा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के सैकड़ों नए रास्ते खुल गए। मंत्री ने कहा कि इससे यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, आज निश्चित रूप से जसपुर क्षेत्र के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कॉर्बेट के जो पूरे दुनिया में मान्यता है उसमें आज यहाँ फाटो जोन का भी नाम जोड़ने जा रहा है। और निश्चित रूप से
इसमें सफारी प्रारंभ होने के बाद यहाँ एक और लोगों को रोजगार मिलेगा, चाहे वो सफारी ड्राइवर के माध्यम से हो, सफारी गाड़ी के माध्यम से हो, गाइड के माध्यम से हो या अन्य तरीकों से जहाँ एक उनको रोजगार मिलेगा। वहाँ जसपुर का नाम भी मैं समझता हूँ ये इको टूरिज्म के नक्शे में एक स्थापित होगा और इससे यहाँ पर भविष्य और संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि आज जिस तरह यहाँ पर अब रिवर जो सफारी और इसके साथ बर्ड ट्रेल का भी परीक्षण कराने के बाद इस पर भी आगे काम करेंगे। और कुल मिलाकर के जो सरकार की एक सोच थी कि इको टूरिज्म के माध्यम से हमें रोजगार पैदा करना है, उस पर चलते हुए हमने देखा कि आज पिछले चार वर्षों में ये चौथा गेट शुरू हुआ है और अभी हमें और भी आगे एक आध दो गेट पर काम करना है। तो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इको टूरिज्म सेक्टर में जो सरकार ने कहा था कि हम 2 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, 62 डेस्टिनेशन हमने आइडेंटिफाई किए जिसमें 32 पे काम चल रहा है। इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड में जो संभावना है इको टूरिज्म को लेकर उनको धरातल में लाने का काम करेंगे। फोंटो की सरजमी पर जब खुली जिप्सी कच्चे रास्ते पर दौड़ती है तो हर मोड़ पर रोमांच अंगड़ाई लेता है। यहाँ दोस्तों और परिवार के साथ सफर करना किसी प्राइवेट थिएटर का हिस्सा बनने जैसा है, जहाँ कभी मदमस्त हाथी रास्ता रोकते हैं तो कभी मोर पंख फैलाकर आपका स्वागत करते हैं। भले ही उस महाबली टाइगर की झलक अब कम मिलती हो, लेकिन यहाँ टाइगरों का एक बड़ा कुनबा आज भी शान से राज करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हरिद्वार में साधु संतों ने यूजीसी के विरोध में जुलूस निकाला और सरकार के कानून को वापस लेने की मांग की है। स्वामी यति नरसिंहानंद ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कानून खत्म नहीं होगा तो सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। हल्द्वानी में भी इसका विरोध देखने को मिला है। सवर्ण शक्ति संगठन ने 21 फरवरी को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड से एक विशाल रैली की घोषणा की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।